दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीक्रेट राजा में आपका स्वागत है। आज लेंगे हम लोग 2015 फरवरी का सेकंड पेपर फर्स्ट वाले भी सीडीपी का सेकंड पेपर है। पेपर फर्स्ट वाले भी आप देखोगे सीक्रेट ऑनलाइन हो चुका है। क्वेश्चंस कहीं से कहीं मूव होने की संभावना ज्यादा है। जी हाँ, इस प्लेन के साथ लेंगे, चिंता ना करो। काफी आसान भाषा और आसान शब्दों में काफी कम समय में आपको वीडियो मिलेगा। जी हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन वो आप तक जल्दी पहुंचे। सीक्रेट काफी नजदीक पहुंच गया है, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बायजोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? विकास और अधिगम के बीच, तो बायजोस्की का ये मानना था विकास प्रक्रिया में अधिगम प्रक्रिया पीछे रह जाता है। जी हाँ, नोट डाउन करेंगे। विकास प्रक्रिया इन द सेंस विकास की बात करें, डेवलपमेंट, अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाता है, क्योंकि बायजोस्की सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे कि बच्चा अगल बगल के पास पड़ोस से, पर्यावरण से बच्चे सीखेंगे और उसके बाद ही उसका डेवलपमेंट होगा अनुभव से। नोट डाउन करेंगे। इससे ज्यादा उन्होंने सामाजिक सिद्धांत पे जोर दिया था। विकास इन द सेंस विकास, यहाँ पे बात हो रही है सामाजिक विकास भी हो सकता है, नैतिक विकास भी हो सकता है, शारीरिक विकास भी हो सकता है। नोट डाउन करेंगे। जब बच्चे सामाजिक रूप से खेलेंगे कूदेंगे तो उनका शारीरिक विकास भी होगा। तो सबसे ज्यादा अधिगम प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू विकास, ये बायजोस्की का मानना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। तो भैया कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्या थी? नोट डाउन करना। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास दिया, 3 चरणों में दिया था। नोट डाउन करेंगे। और इनकी आलोचना यह थी, वो पुरुषों पे रिसर्च ज्यादा किया था, महिलाओं की अपेक्षा महिलाओं को उन्होंने टारगेट नहीं किया था, जिसके वजह से इनकी आलोचना हुई थी कोहलबर्ग की। तो कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। नोट डाउन करेंगे। उन्होंने पुरुषों पे ज्यादा रिसर्च किया था, पुरुषों पे उन्होंने एग्जाम्पल दिए, पुरुषों के माइंड पे सर्च किया, लेकिन महिलाओं को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दिया। इसके लिए उनकी आलोचना भी हुई थी। नोट डाउन करना। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। आसान भाषाओं में कम समय में वीडियो यूट्यूब में ढूंढते रह जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षार्थी केंद्रित इन द सेंस बाल केंद्रित की बात हो रही है। नोट डाउन करेंगे। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी? चेक करेंगे। ऑप्शन 1, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चे को एक दूसरे के साथ अंक आ गया, आगे रीड भी मत करना, अंक एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 2, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। सबसे पहला कि हम अपेक्षा कभी स्टूडेंट से करेंगे नहीं, इसे भी आप कट कर दो, कभी भी अपेक्षा नहीं करेंगे। नोट डाउन करेंगे। कभी भी अच्छा रिजल्ट लाए, अच्छा ये करे नहीं। हाँ, आप जो उसे अधिगम दे रहे हो, अधिगम का अपेक्षा रिजल्ट करोगे। रिजल्ट इन द सेंस मैं अंक की बात नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सा, अगर किसी को आपने अच्छा लिखने का तरीका बताया तो आप उनसे ये रिटर्न मांगोगे वो अच्छा लिख पाए स्टूडेंट, इन द सेंस इसमें है। ऑप्शन 3, इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थियों को स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही। विद्यार्थी स्वयं के अधिगम को पहल माने खुद से क्रिटिकल सोचे और प्रोत्साहित करना एक नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। हार्वर्ड गार्डनर भाई साहब आ गए। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति को आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा। हार्वर्ड गार्डनर ने 9 तरह की बुद्धि दिए थे। नोट डाउन करना। अब आत्मबोध किसमें होगा? अंत व्यक्तित्व बुद्धि, जो कि साधु वगैरह होते, साधु संत जो कि तपस्या वगैरह करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में अपना सबकॉन्शियस माइंड अंतर्मन मन को कंसंट्रेट करते हैं, उन्हीं के बारे में बात हो रही थी, अंत व्यक्तित्व। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। अब देखो सबसे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बायजोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नताएं हैं। अब बायजोस्की और पियाजे में एक चीज था, एक तो बायजोस्की ने सामाजिक सिद्धांत दिया, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया, लेकिन एक भिन्नता मुख्य है। अब वो भिन्नता क्या थी कि बायजोस्की ने भाषा पे जोर दिया था। नोट डाउन करना। और पियाजे ने विचार पे जोर दिया था। ओके, पियाजे का मानना था पहले विचार का जन्म होगा, विचार आगे जाएगा, फिर विचार जाके भाषा का जन्म होगा, विचार के बाद फिर दोनों जाके एक जगह कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, बायोस्की का यह मानना था कि पहले विचार क्रिएट होगा, फिर भाषा का जन्म होगा और दोनों साथ साथ जाके चलेंगे। इन दोनों का विवाद इसी में था, बायोस्की का और पियाजे का। नोट डाउन करेंगे। बच्चे को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध करा ऑप्शन 3, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण अलग अलग था, बायोस्की महोदय का और जीन पियाजे, लेव बायोस्की और जीन पियाजे का अलग अलग दृष्टिकोण था। इनका वीडियो है, जाकर चेक कर लेना, काफी आसान भाषाओं में है, ट्रिक के साथ है।
और कम समय में आप सीटेट का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो शॉर्ट मैराथन क्लास ज्वाइन करना, आधा घंटा 40 मिनट में एक मैराथन को मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों की योग्यता का विशिष्ट समूह उनको आनुवंशिकता घटक के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किसे सहमत होंगे? सबसे अधिक तो लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है और ओके गुड, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल सही। अब ये अनुवांशिकता की बात हो रही जो कि दादाजी पिताजी और मेरे तक ये चलते आ रहा समाज के अंदर। तो लड़कियों को सेवा भाव के लिए ऑलरेडी उनका मानसिकता ये है, लड़का रोने से बोलता रो रहे हो तुम, लड़कियों के रोते हो, लड़के होके लड़कियों जैसा रोते हो, इस तरह का मानसिकता बना पड़ा है। ओके, ऑप्शन 2 देखेंगे। यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़कियों एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचि पूर्णतः विपरीत होती है। पूर्ण रूप से विपरीत कभी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि वो किशोरा काल में चलेगी लड़का लड़की और उनका रुचि में पूर्ण रूप से चेंजेस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑप्शन थर्ड सभी लड़कियों को कला विषय के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है। भैया लड़की आर्ट्स लेगी या लड़के साइंस लेंगे, ये तो भाई, जबकि लड़के आक्रामक खेल के बेहतर प्रदर्शन के लिए अनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लड़के खाना भी बना रहे, कुक भी होते हैं। अब देखो ऑप्शन 4, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वो जन्म से इस प्रकार के होते हैं। भैया जन्म से इनको टैग ही लगा दिया गया। ओके, ऑप्शन 1 सबसे बेस्ट है, अनुवांशिकता घटक इन द सेंस जो कि समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही थी, इसकी बात हो रहा था। तो सेवा भाव के लिए हम लड़कियों को देखते हैं और लड़कों को रोने के लिए हतोत्साहित करते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को लेंगे। 7 ले लेंगे क्वेश्चन। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है, क्या भाई क्या सुनिश्चित करना चाह रही है? उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हो। इस संदर्भ में वो क्या करेगी? दोस्तों आंतरिक रूप से प्रेरणा, नोट डाउन करना, प्रेरणा 2 होगी, एक आंतरिक एक बाहरी प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा में कुछ भी नहीं मिलेगा, नोट डाउन करना, जो कुछ भी प्राप्त ना हो उसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। और बाहरी प्रेरणा में कुछ ना कुछ उसे प्राप्त होगा, चाहे वो दंड ही क्यों ना हो, शाबाशी क्यों ना हो, पुरस्कार क्यों ना हो, अंक क्यों ना हो, ग्रेड क्यों ना हो। आंतरिक प्रेरणा जो होगा इंटरनल, वो अपने इंटरनल रुचि से करेगा, और बाहरी प्रेरणा कुछ भी चीजों को प्राप्त करने के लिए बच्चा करता है या हम भी करते हैं। नोट डाउन करना, आंतरिक और बाहरी प्रेरणा में बस यही अंतर है। आसान भाषाओं में 40 सेकंड में समझो। अब देखो ऑप्शन को देखेंगे। आंतरिक प्रेरणा के लिए क्या करेगी अध्यापिका? सभी बच्चे के लिए उपलब्धि एक समान कभी किसी बच्चे के लिए हम कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे। नोट डाउन करेंगे अकॉर्डिंग टू टीचर, क्योंकि आपकी क्लास इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो एक समान कुछ भी गतिविधि आप नहीं कर सकते हो। नोट डाउन करना। और मानक बिल्कुल नहीं। अब देखो ऑप्शन 2, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चे के अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना, बिल्कुल सही। हम बच्चे के व्यक्तिगत रूप से बच्चे का ध्यान देंगे क्योंकि इंडिविजुअल क्लासेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस आपकी क्लास में मौजूद है। ऑप्शन 3, वस्तु के रूप में पुरस्कार, अगर पुरस्कार एक नेगेटिव टैग वर्ड है और पुरस्कार आ गया तो आंतरिक प्रेरणा नहीं होगा, बाहरी प्रेरणा होगा। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 4, इस प्रकार के अधिगम गतिविधि की योजना बनाना जो कि अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित करे। तो भैया अभिसारी चिंतन को आप प्रोत्साहित करोगे तो अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करेंगे क्या? ओके, तो नोट डाउन करेंगे ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे, 8 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ओके। कक्षा परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन करना, इन द सेंस क्लास की बात हो रही है। अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता, ओके, हमें इस विश्वास की तरफ ले जाता है। बच्चे की असफलता चेक करेंगे। आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये तो पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 2 चेक करेंगे। पाठ्यक्रम, शिक्षा पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। दोस्तों सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी बच्चा फेल अगर हो रहा है तो सिस्टम फेल होता है, बच्चा फेल नहीं होता है। तो पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं में विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर डिफॉल्ट कहाँ पे है जो बच्चे असफल अनसक्सेस है। नोट डाउन करेंगे। 2-3 पॉइंट सुन लेना कि बच्चे अगर अनसक्सेस है तो ये व्यवस्था फेल होती है, बच्चा फेल कभी नहीं होता है। इंटरनेट अपना इंटरनल मेमोरी में ये सेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं, ओके, जो कि गलतियां करते हैं, ओके। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयोग होगा? ठीक है, चेक करते हैं। बच्चे गलती कर रहे हैं। बच्चे ऑप्शन 1, बच्चे का बुद्धि निम्न स्तर का है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते? बिल्कुल नहीं। बच्चे का अध्ययन में रुचि नहीं है, इन सब चीजों को पढ़ो भी मत आगे। बच्चे को अपनी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत। प्रोन्नत भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे ने अभी संकल्पात्मक
संकलनात्मक इन द सेंस कॉन्सेप्चुअल स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा ये है कि आप देखोगे कि बच्चा सबसे ज़्यादा कि आप अपना जो आप टीचिंग मेथड दे रहे हो कि बच्चे गलतियां तो कर रहे हैं और उसको विश्लेषण के अनुसार अब ये भी देखोगे संकल्पात्मक स्पष्टता कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं है, प्राप्त नहीं की है और आपको अपना शिक्षण विधि पे चिंतन करने की आवश्यकता बिल्कुल सही है कि भाई मेरे द्वारा कोई गलती तो नहीं हो रहा जो बच्चे ऐसे कर रहे हैं, मुझे अपना लर्निंग स्टाइल को चेंज तो करना है अकॉर्डिंग टू टीचर। नोट डाउन करेंगे अकॉर्डिंग टू टीचर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदु को रेखांकित करती है, मेन पॉइंट को वो चिन्हित कर रही है, ओके। उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है, ओके। उसके बाद वो दृश्यात्मक बना रही है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाला प्रश्नों को प्रस्तुत करती है, ओके। अब उसने क्या किया, मेन पॉइंट को लिख लिया, रेखांकित किया, मैंने चिन्हित कर लिया, उसका दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है और प्रकरण के समाप्ति के बाद अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। उसके बाद कुछ कंफ्यूजन उसको आया, उसके बाद वो विचारों को प्रकट कर रही है। अब हम लोग चेक करेंगे कि विचार के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने का कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है। अनुक्षण पूर्वाभास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, यह भी हम नहीं कह सकते। प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, यह भी नहीं। केंद्र बिंदु की विधि प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। नोट डाउन करेंगे एक मिनट। विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो विद्यार्थियों ने क्या किया, पहले तो वो नोट डाउन किया कि मेन पॉइंट को, ओके। फिर उसका दृष्टात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है वो, फिर प्रकरण की समाप्ति के बाद दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत कर रही है, यानी कि विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित कर रही है। जो उसके जो कॉन्सेप्ट विचार आया था उसके माइंड में, उसको वो क्या कर रही है, निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन 1 सबसे बेस्ट है, बाकी ऑप्शन तो इससे रिलेटेड भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चे को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता करेगी, ओके। चेक करेंगे। बच्चे को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए मौका देना तथा हल करने के लिए समय और सहयोग देना, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन 2 बच्चे को पाठ्यपुस्तक नेगेटिव टैगवर्ड है, इसे आप देखो भी मत, प्रोत्साहित में आप फंस मत जाना। ऑप्शन 3 विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। अब सही समाधान अगर उपलब्ध करा ही दोगे तो वो क्रिटिकल कैसे सोचेगा। समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार एक नेगेटिव टैगवर्ड है। ऑप्शन 1 नोट डाउन करना। विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौका आप उन्हें दोगे, क्रिटिकल थिंकिंग तभी होगी। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन से आप सहमत है, किस कथन से सहमत है, चेक करेंगे। अधिगम पूर्ण रूप से बाहरी उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित है। भैया बाहरी उद्दीपन के द्वारा अधिगम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसको अंक के रूप में, भैया आगे पढ़ो भी मत, अधिगम केवल आ गया, मत पढ़ो। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, इन द सेंस पर्यावरण की बात हो रही है कि आप अधिगम अगल बगल आस पड़ोस किससे बच्चे सीखते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है अधिगम। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है, चेक करते हैं। विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अनन्वय क्रिया की वजह से होती है, ये तो बिल्कुल सही है कि भाई आसपास से जो उसको अनुभव भी मिलेगा उससे विकास में विकास होगा, बिल्कुल सही है। परिपक्वन इन द सेंस मैच्योरिटी की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही है। अनुभव विकास का एकमात्र नेगेटिव टैगवर्ड है। विकास प्रबलन तथा दंड के रूप में सुनिश्चित किया जा सकता है, दंड एक नेगेटिव टैगवर्ड है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। आप विकास को कभी अनुमान नहीं लगा सकते हो, नोट डाउन करना, कभी भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हो विकास को। इसका वीडियो है, जाके चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। अब देखो प्राकृतिक पालन पोषण अनुवांशिकता, देखो प्राकृतिक इन द सेंस अनुवांशिकता, पालन पोषण अनुवांशिकता, प्राकृतिक पर्यावरण। मैं कहता हूँ बार बार कि सीटेड वर्ड को ही सिर्फ चेंज करती है। अब प्राकृतिक पालन पोषण विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको उपयुक्त लगती है, तो उपयुक्त कथन कौन सा है, चेक करेंगे।
एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी तरह आंका जा सकता है। ये नेगेटिव टैग वर्ड है, खाली स्लेट, ये कोरी स्लेट। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, कम नहीं होता, अधिक महत्व होता है। नोट डाउन करेंगे। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों का विकास को प्रभावित करते। बिल्कुल सही। विकास पर्यावरण और आनुवंशिकता का अंत क्रिया है, उनके बगैर हो ही नहीं सकता। नोट डाउन करेंगे। अब देखो समाजीकरण क्या है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल विश्वास अपेक्षाओं को अर्जित करने का, मूल विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने का, घुलने मिलने तथा समायोजन का नहीं। एक समाज की संस्कृति की आलोचना नहीं करेंगे, मित्र के साथ सामाजिक बनने का नहीं। समाजीकरण समाज में अनुकूलन होना, समाज के मानदंडों को मानना ही समाजीकरण कहलाती है। अब देखो मूल्य विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की है समाजीकरण। नोट डाउन करेंगे। अब देखो प्याजे से फिर क्वेश्चंस हैं। प्याजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ हैं। ओके, निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्हें इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ओके, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इन द सेंस 0 से 2 संवेदी पेशिक और 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी बात हो रही है। तो इस पे तो बच्चा निगमनात्मक मूर्त चिंतन तो नहीं करेंगे, मूर्त चिंतन 7 से 11 वर्ष में होता है। नोट डाउन करेंगे। मूर्त चिंतन 7 से 11 वर्ष में होता है। अंडरस्टूड हो। व्यक्ति कल्पित कथा भी इसे में नहीं। विचार की अनुक्रमणीयता है, पलट ना सके। नोट डाउन करेंगे। ये इस स्टेज पे है कि बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। अमूर्त चिंतन तो बच्चे 11 साल के बाद 4th स्टेज है, इस पे करते हैं। नोट डाउन करेंगे। जिन पियाजे का काफी धमाकेदार वीडियो है। एक स्विट्जरलैंड के मकान में एक जिन था जिनके पास 4 प्याज थे और जिनके 4 बच्चे थे। जाके एक बार वीडियो देख लोगे ना, जिन पियाजे से कितना भी क्वेश्चंस बने आप उसे कर लोगे कहानी की तरह से, आसान भाषाओं में ट्रिक के साथ। वीडियो को प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर लो जिन पियाजे। ओके, तो ये ऑप्शन 3rd है। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना उन लोगों को जो पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं और जो घर से बाहर कोचिंग्स नहीं ले पाते हैं। किसी का भला करोगे आपको दुआ सलाम मिलेगी, उनका दुआ सलाम से आप सीटेट पास करोगे। मेरी तरफ से थैंक यू एंड एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट करना मत भूलना। चैनल आपका है और ये वीडियो भी आपके लिए बना है, सीटेट भी आप क्रैक करोगे। बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। प्याजे, फिर से देखो प्याजे आ गए। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। चेक करेंगे भैया प्याजे किसके। सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पे। ये तो भाई बायोस्की का दिन था, ये बायोस्की का है। अगर बायोस्की होता तो ये ऑप्शन होता, सहारा देना और समाज से सीखते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया ये प्याजे का देन है कि बच्चा अनुकूलन से ही कोई चीजों को सीखते हैं। नोट डाउन करना, अनुकूलन नोट डाउन करना। पुरस्कार एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसे भी हटाओ। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। देखो बायोस्की आ गए, लेव बायोस्की। प्याजे और बायोस्की आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। आने वाला 10 साल 100 साल इनके बगैर सीटेड हो ही नहीं सकता। बायोस्की के अनुसार समीपत विकास का क्षेत्र क्या है। इन द सेंस बायोस्की ने इसके फोल्डिंग, पार, ढांचा, सहारा देना, सहयोग देना, सामाजिक गतिविधि और टीम लर्निंग, यानी कि टीम लर्निंग जब भी आ जाए, पार, ढांचा इंग्लिश में एक वर्ड है, इसके फोल्डिंग, उनसे आप रिलेटेड करोगे। तो समीपस्थ क्या है, बच्चे को सपोर्ट करना। नोट डाउन करना, बच्चे को सपोर्ट करना किसी भी चीजों में, उसे हम समीपस्थ विकास कहते हैं। ये बायोस्की ने दिया था, इन्हें प्रतिपादित किया था। ऑप्शन 1 अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारण ऐसा नहीं है। बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाला कार्य के बीच में अंतर है। अब स्टूडेंट जो सिंगल कर रहा था और उस स्टूडेंट को आप हेल्प कर रहे थे, भाई ऐसे कर ऐसे कर, दोनों के बीच का अंतर ही है समीपत विकास का क्षेत्र। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे। ये भी बायोस्की से ही है क्या, बहुसांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 19, एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में, ये बहुसांस्कृतिक इन द सेंस बहुभाषिकता की बात हो रही है, मल्टीलैंग्वेज की बात हो रही है। अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। क्या सम्मिलित हो भाई, अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता। उपकरण की भाई वैलिडिटी से क्या करोगे आप, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। भैया विद्यालय प्रशासन को आप ये करके क्या करोगे, ये कभी नहीं, बिल्कुल नहीं।
आकलन उपकरण के मानकीकरण, ये भी नहीं। अब ऑप्शन 4, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को सबसे पहले आप देखोगे कि भैया बहुत सांस्कृतिक आपका क्लास है, बच्चे मल्टीलैंग्वेज है, अदर अदर जगह से आए थे, कोई राजस्थान के थे, कोई बंगाल के थे, कोई सिक्किम से थे, कोई मणिपुर से थे, कोई ऊंची कास्ट का था, कोई नीची कास्ट का था। ये मल्टी लैंग्वेज कोई हो सकता है, प्रथम पीढ़ी के फर्स्ट टाइम स्कूल आ रहा हो, तो उनका सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आकलन के लिए कि बच्चा का सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। बच्चा बंगाल से है, बच्चा पंजाबी है, बच्चा क्या चीज़ है, नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में आपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। चलिए आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका देखते हैं। एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाने की किस प्रकार विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा अंक के साथ सहसंबंध किया जाए। मन इतना लंबा नेगेटिव है, अंक प्रतिष्ठा। ऑप्शन 2, विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक हो सकते हैं, एकमात्र मिले तो नेगेटिव टैग वर्ड है। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाए, बिल्कुल सही। स्टूडेंट विद्यार्थी मिलके आकलन के लिए योजना बनाए, सबसे पॉजिटिव टैग वर्ड है, पॉजिटिव ऑप्शन है। 21 लेंगे, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार यह है कि, चेक करते क्या है भाई मूलधार, समाज में विभिन्नता है और विद्यालय को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होना आवश्यक है। ओके, आगे ऑप्शन 2 चेक करेंगे। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के ऊपर माने विशेष ध्यान देने की आवश्यकता, तो भाई विशेष वाले को आप ध्यान दोगे तो नॉर्मल वाले को ध्यान नहीं दोगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए तो भैया नॉर्मल वाले कहाँ जाएंगे। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक रस तथा मानवीकृत होना चाहिए, ये तो ऑप्शन सही था, लेकिन भैया मानक एक रस नहीं करते, एक समान हम नहीं करते। नोट डाउन करेंगे, एक समान कभी हम नहीं करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट ही सबसे बेस्ट है, एक समान काम कभी भी आप नहीं करोगे क्लास में। समाज की विभिन्नता है, ओके। विद्यालय को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता, समावेशी होने की आवश्यकता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा है। नोट डाउन करेंगे। 22 लेंगे। 22 निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सृजनात्मक बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग वाले 120 IQ वाले होते हैं, नोट डाउन करना, और एक से ज़्यादा समस्या समाधान करता होते हैं सृजनात्मकता वाले बच्चे, और बाहर मुखी होते हैं। प्रतिभाशाली 140 IQ का होंगे, अंतर्मुखी होंगे, और वो उनका माइंड स्थिर होगा, और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग सृजनात्मक बच्चे का माना गया है। अब चेक करेंगे सृजनात्मक बच्चे का पहचान कैसे करेंगे। यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्य में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसे क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ पे आ गई। चलो आगे चेक करते हैं। मानवीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना बिल्कुल नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम लेना, परीक्षणों को देना बिल्कुल नहीं। बच्चे के ये देखो ऑप्शन 4 सबसे व्यापक है अकॉर्डिंग टू आंसर। बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वो समस्याओं को हल करता है, क्योंकि सृजनात्मक बच्चा समस्या को हल, क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं, समस्या को सॉल्व करने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्ग, ओके, वंचित वर्ग है इन द सेंस वंचित वर्ग से आए बच्चे की आवश्यकता के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। अब वंचित वर्ग के बच्चे हैं, अब उसे क्या प्रतिक्रिया करोगे देखोगे। अन्य बच्चे को वंचित वर्ग से आए बच्चे के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीके को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना, ये तो पॉजिटिव है भाई। ऑप्शन 2, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीके के बारे में विचार करना जिसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्ध झलकती है। सबसे बेस्ट तो ये है। तो बच्चे को क्यों कहेंगे कि भाई उनका सपोर्ट करो। सबसे पहले तो हम लोग जो टीचर हैं, हम लोग टीचर से सारे लोग विचार ये करेंगे कि विद्यालय व्यवस्था स्वयं के उन तौर तरीके के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धता झलकती है। छोटा नीचा, छोटा कास्ट, बड़ा कास्ट, लड़का है, लड़की है, इन तरह का चीज़ों को तो विद्यालय और टीचर्स हम लोग सबसे पहले हम सोचेंगे ना कि ये ऐसा क्यों होता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे। अनुसंधान से पता चला है, क्या भाई पता चला अनुसंधान से।
अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? अच्छा, विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है, चेक करते हैं। मैंने पॉजिटिव में आंसर ढूंढना है क्योंकि विभेद नहीं कर रहे हो। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, तो ये तो खाली पढ़ा रहे हैं। ओके, नेगेटिव ऐसे भी कर सकते हो कि केवल एक नेगेटिव है और क्वेश्चंस भी नेगेटिव में ढूंढना था, नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। और ये भी देखो कि विभेदीकरण में भाई पढ़ाने कोई बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करते, तो भाई इसमें विभेद नहीं हो रहा कि ये छोटा बड़ा, ये लड़का लड़की, छोटे कास्ट बड़े कास्ट, दलित है, ऐसा कभी नहीं हो रहा। अब देखो ऑप्शन 2 को देखो, मध्याह्न भोजन के लिए दलित आ गया, यानी विभेद कर रहे हो। ऑप्शन 3 देखो, लड़कियां गणित में और लड़के इसमें अच्छे होंगे, इसमें भी आप लिंग रूढ़िवादिता विभेद कर रहे हो। अब देखो ऑप्शन 4 में भी देखो, अध्यापक को निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चे को बहुत कम उपेक्षा रखना है, इसमें भी आप विभेद कर रहे हो। लेकिन आप व्याख्यान रूप से अगर व्याख्यान देते हो क्लास में, तो इसमें विभेद नहीं होता, केवल भी है। ये तो एक तो है, ये इस तरह से आप डिफाइन इसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा ये था कि नहीं, नेगेटिव में क्वेश्चन था तो केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई, इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। आसान शब्द और आसान भाषाओं में कम समय में दोस्तों वीडियो ढूंढते रह जाओगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी में मैजिकल तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप क्रैक करो। 25 लेंगे, इनमें से कौन सा अधिगम अशक्तता इन द सेंस लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे की विशेषता है? लर्निंग डिसेबिलिटी को चेक करेंगे, 50 से नीचे की बुद्धि, ऐसा नहीं है। अन्य बच्चों को धमकाना, भैया ये धमकाना, आक्रामक व्यवहार लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हो सकती है। ऑप्शन 3 एक ही प्रकार के गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, तो भैया इसमें भी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों को पलट जाने में कठिनाई है, अगर पढ़ने में दिक्कत है उसे डिस्लेक्सिया है, नोट डाउन करेंगे, उस बच्चे को डिस्लेक्सिया है, अधिगम अशक्त बच्चे हैं। 26 को लेंगे, 26 चेक करेंगे 26 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ओके, ये तो बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है। आप उसे क्वेश्चंस पूछने के लिए आप उसे एक्साइटेड करोगे। देखेंगे ऑप्शन 1 देखते हैं, प्रश्न बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, ये तो काफी अच्छा है, ऑप्शन है, पॉजिटिव ऑप्शन है। प्रश्न अनुन्नय क्रिया के द्वारा अधिगम बढ़ाते हैं तथा संकल्पात्मक स्पष्टता की दिशा को बढ़ाते हैं। सबसे बेस्ट तो ये है कि प्रश्न अनुन्नय क्रिया के द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं। संकल्पात्मक इन द सेंस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि उनका जो संकल्पात्मक कॉन्सेप्ट है, यानी कि मानसिक कॉन्सेप्ट, उसमें क्लियरिटी आती है। ये सबसे व्यापक आंसर है, प्रश्न क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, नोट डाउन करेंगे। बाकी आप देखो बच्चे का ऑप्शन 3 देखो, बच्चे को अपने भाषा कौशल के अभ्यास, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 4 को देखो, जिन चीजों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस कराया जा सकता है कि उनकी बुद्धि में कमी है, ये भी नेगेटिव है। और देखो प्रश्न बच्चे का जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, ये तो ये पॉजिटिव हम मान सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा व्यापक ऑप्शन 2 है और हमें व्यापक आंसर को ही चूज करना है, नोट डाउन करेंगे। 27 को लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? तो कौन सा आकलन विद्यार्थियों को, मतलब क्या कह सकते हो इन द वर्ड, विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को आप पोषित करोगे किस आकलन से? चेक करते हैं। जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने, एक तो दोहराने का नेगेटिव टैग वर्ड, और बहुविकल्पीय जो प्रश्न होता है वो क्रिटिकल नहीं होता, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सीटेट में आप करके आते हो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है। ऑप्शन 2 देखेंगे, जब संकल्पात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थी वैकल्पिक समाधान को आकलन की विधियों को द्वारा आकलित करता है, बिल्कुल सही। अब देखो विद्यार्थियों को जो कॉन्सेप्ट है, अब वैकल्पिक इन द सेंस ऑप्शनल इन द सेंस, आप इसका इंग्लिश देखो समझ जाओगे, इंग्लिश को देखो। ऑप्शन 2 चेंजेस स्टूडेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ओके, अब समझ में आ गया।
अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अब देखो, एक संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों की वैकल्पिक समाधान यानी अल्टरनेटिव ऑप्शन को वो चूज करता है, ये सबसे बेस्ट है आकलन की पद्धति में। नोट डाउन करेंगे काफी। जब संकल्पनात्मक में परिवर्तन और छात्र को दिया जाने वाला वैकल्पिक हल का आकलन करोगे और मूल्यांकन कई अलग अलग तरीके से आप करोगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन है वैकल्पिक। अब देखेंगे 28 को लेंगे। जब बच्चे को सहारा देना, आगे बायजोस्की साहब, ये बायजोस्की के क्वेश्चंस है। सहारा देना, इसके फोल्डिंग और पार ढांचा। एक बच्चे को सहारा देना की मात्रा और प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। अब उसे सपोर्ट भी करोगे, अब क्या किस तरह का मात्रा होना चाहिए सहारा देने का, और परिवर्तन इस बात पे क्या होगा। अध्यापिका का मनोदशा बिल्कुल नहीं। कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार बिल्कुल नहीं। बच्चे के निष्पादन का स्तर, निष्पादन इन द सेंस लेवल, बच्चे का लेवल क्या है चेक करो। इंग्लिश को भी चेक कर लेना। देखो, लेवल ऑफ द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस। ओके, अगर आपको हिंदी समझ में ना आए तो इंग्लिश कम से कम एग्जाम में देख लेना, नोट डाउन करना। अब देखो, निष्पादन का मतलब होता है लेवल, बच्चे का लेवल का स्तर क्या है उसे आप चेक करोगे। 29 को लेंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका है। ओके, अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती है कि, क्या विश्वास कर रही है भाई अध्यापिका, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती है। ये तो बिल्कुल सही कि जो विद्यार्थी गलती कर रहा है, अंतर्दृष्टि इन द सेंस कि वो किस ढंग से सोच रहा है, उनका अंदर का सोच क्या है। इंग्लिश को रीड करो। देखो, स्टूडेंट्स ईडर प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू देयर थिंकिंग, उसका सोच क्या है नोट डाउन करना, ये सबसे व्यापक है ऑप्शन है। चलो ऑप्शन 2 को देखते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में सभी बच्चे में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं है। भैया, लड़के गणित लड़की गणित उसको काट ही दो, जन्मजात ऐसा है ही नहीं, नेगेटिव है। पर्टिकुलर टाइम बच्चे का, लड़के गणित के बिना अधिक प्रयास से सीख जाएंगे और यह उनकी जन्मजात विशेषता है। आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लड़के मैथ में अच्छा करेंगे, ये सब रूढ़िवादिता है, लिंग पक्षपात है। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों के कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वो संकल्पनात्मक आधार नहीं समझ पाते। भैया, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएगा तो आप उसे उसके कार्यविधिक ज्ञान को जानोगे, एकदम बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को एक बार विजिट कर लेना। चैनल पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, प्रीवियस ईयर क्लास, सीबीटी प्रैक्टिस सेट एंड मैराथन क्लासेस मिल जाएंगे आसान शब्दों में और काफ़ी शॉर्ट टाइम में। मुझे लॉन्ग वीडियो बनाने की कोई भी मंशा नहीं होती कि मैं स्टूडेंट को इरिटेट करूं। कम टाइम में इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता हूं ताकि आपका कम टाइम में प्रिपरेशन हो सके। चैनल अगर अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना और एक कमेंट करना। ये चैनल आपका है, ये वीडियो आपके लिए ही बना है। मैं जी जान लगा दूंगा आपके सीटेट को करेक्ट करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। इस कथनों में से आप किससे सहमत हैं? भैया, किससे सहमत है चेक करेंगे। एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालय में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर सकता है। ये भाई ऑप्शन 2, ये सब काटो ये सब। एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटक को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उससे माता पिता से अर्जित किया हो, ये सब भी काटो। ऑप्शन 3, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, ये बिल्कुल सही है। अगर बच्चा फेल हो रहा है ना तो बच्चे की गलती नहीं है, व्यवस्था की है। असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने यानी कि कैसा आप ट्रीट कर रहे हो, इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, ये बिल्कुल सही है। बच्चा कभी फेल नहीं होता, सिस्टम फेल होता है। नोट डाउन करना, सिस्टम फेल होता है। दोस्तों, चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो तीनों को कंबाइंडली कर लो। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।